तुलना करना बंद कीजिए। आपके पास जो है वह किसी और के पास नहीं है। अपनी क्षमताओं का सम्मान करें और याद रखें कि कठिन रास्तों पर अक्सर वही चलते हैं जो दिखावे में साधारण होते हैं। यह कहानी सुनने के बाद आप कभी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करोगे। सुबह की पहली किरण और मन का बोझ विशाल अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ था सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव। इस गांव की सुबह पक्षियों के चहचहाने से नहीं, बल्कि घाट किनारे कपड़ों के पीटने की आवाज से शुरू होती थी। यहां दीनू नाम का एक ईमानदार धोबी रहता था। दीनू के पास एक गधा था जिसका नाम था भोलू। भोलू का शरीर राख के रंग जैसा भूरा था। उसकी आंखें बड़ी और मासूम थीं और उसके कान हमेशा सतर्क रहते थे। भोलू साधारण गधों की तरह नहीं था, वह बहुत ही समझदार और सहनशील था। सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही दीनू भोलू की पीठ पर कपड़ों की भारी पोटलियां लाद देता और दोनों नदी की ओर चल पड़ते। भोलू का जीवन एक चक्र की तरह था, घर से नदी, नदी से घर। वह थक जाता था लेकिन कभी शिकायत नहीं करता था। मगर समस्या उसके काम में नहीं, बल्कि उसके मन में थी। जब भी वह नगर के मुख्य मार्ग से गुजरता, उसकी नजर राजा के शाही अस्तबल पर पड़ती। वहां उसने एक घोड़े को देखा था जिसका नाम था बादल। बादल दूध जैसा सफेद था। उसकी गर्दन ऊंची थी और उसकी चाल में एक अजब सी ठसक थी। जब बादल चलता तो उसके पैरों में बंधी चांदी की नालों से मधुर संगीत निकलता। लोग रुक रुक कर उसे देखते। भोलू मन ही मन सोचता, क्या किस्मत पाई है बादल ने। वह राजा की सवारी है और मैं बस गंदे कपड़ों का बोझ हूं। क्यों ईश्वर ने मुझे इतना बदसूरत और साधारण बनाया। समय बीतता गया लेकिन भोलू के मन की ईर्ष्या कम होने के बजाय बढ़ती गई। उसे अब अपना काम बोझ लगने लगा था। वह जब भी नदी के शांत पानी में अपनी परछाई देखता तो उसे अपने बड़े कान और अपनी छोटी काठी देखकर खुद से चिढ़ होने लगती। एक रात जब सारा गांव सो रहा था, भोलू ने खुद से एक वादा किया। उसने सोचा, अगर मैं भी घोड़ों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दूं तो शायद दुनिया मुझे भी वही सम्मान देगी। मैं अब ढेचू ढेचू नहीं करूंगा, मैं अब धीरे धीरे नहीं चलूंगा। अगली सुबह जैसे ही दीनू ने उसकी पीठ पर कपड़ों का बोझ रखा, भोलू ने अपनी कमर अकड़ा ली। उसने घोड़ों की तरह तेज भागने की कोशिश की। वह चाहता था कि वह हवा से बातें करे, लेकिन गधों का शरीर स्थिर गति से चलने के लिए बना होता है, तेज दौड़ने के लिए नहीं। जैसे ही उसने एक ऊंची छलांग लगाने की कोशिश की, उसका संतुलन बिगड़ गया। वह कीचड़ भरे रास्ते पर धड़ाम से गिर पड़ा। सारे साफ कपड़े मिट्टी में मिल गए। दीनू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने एक मोटी लकड़ी उठाई और भोलू की पीठ पर दे मारी। भोलू दर्द से कराह उठा, पर वह दर्द उसके शरीर से ज्यादा उसके मन में था। भोलू ने हार नहीं मानी। उसे लगा कि शायद उसकी चाल नहीं, बल्कि उसकी आवाज ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। उसने महल के पास जाकर गुपचुप तरीके से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनी। वह रात रात भर जाकर अपने गले से हिनहिनाने की आवाज निकालने का अभ्यास करता। एक चांदनी रात में जब वह अभ्यास कर रहा था, उसके गले से एक ऐसी अजीब और डरावनी आवाज निकली कि पास के खलिहान में सो रहे कुत्ते डर कर भौंकने लगे। गांव वाले जाग गए। उन्हें लगा कि कोई जंगली जानवर आ गया है। लोगों ने डंडे और मशालें लेकर भोलू को वहां से भगा दिया। भोलू अब पूरी तरह टूट चुका था। वह न तो घोड़ा बन पाया था और न ही अब उसे खुद को गधा कहने में गर्व महसूस हो रहा था। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई थी और वह दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तभी अचानक एक दिन सुंदरपुर की शांति भंग हो गई। पड़ोसी साम्राज्य के राजा ने धोखे से आक्रमण कर दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। राजा की सेना को तुरंत युद्ध के मैदान में पहुंचना था। युद्ध का मैदान काली छोटी नाम की एक पहाड़ी के ऊपर था। पहाड़ी का रास्ता इतना संकरा था कि वहां से दो लोग एक साथ नहीं गुजर सकते थे। रास्ता नुकीले पत्थरों, फिसलन भरी मिट्टी और गहरी खाइयों से भरा था। राजा ने अपने सबसे तेज और शानदार घोड़ों को बुलाया। बादल को भी इस मिशन के लिए तैयार किया गया। बादल की पीठ पर हथियारों और बारूद के भारी बक्से लादे गए। जैसे ही बादल ने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया, उसकी शान धरी की धरी रह गई। घोड़ों के खुर चिकने और दौड़ने के लिए बने होते हैं। जैसे ही वह एक नुकीले पत्थर पर पैर रखता, वह फिसलने लगता। ऊंचाई पर जाते ही उसे घबराहट होने लगी। वह भारी बोझ लेकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। राजा के सबसे कीमती घोड़े पसीने से तरबतर होकर पहाड़ी के नीचे ही रुक गए। सेना बिना हथियारों के हारने की कगार पर थी।
सेनापति परेशान था। तभी उसकी नजर किनारे खड़े दीनू और उसके दुबले पतले भोलू पर पड़ी। सेनापति ने दीनू से कहा, धोबी, तुम्हारा यह गधा क्या ऊंचाई पर चढ़ सकता है? दीनू ने गर्व से कहा, हुजूर, भोलू भले ही सुंदर ना हो, लेकिन इसके पैर चट्टानों की तरह मजबूत हैं। ये उबड़ खाबड़ रास्तों का राजा है। भोलू की पीठ पर बादल से भी दोगुना बोझ लाद दिया गया। शुरू में भोलू डरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने पहाड़ी की चढ़ाई शुरू की, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे लगा जैसे ये पत्थर, ये मिट्टी और ये संकरे रास्ते उसे पुकार रहे हैं। यह वह काम था जिसे वह सालों से कर रहा था। उसके मजबूत खुरों ने पत्थरों को ऐसे पकड़ा जैसे कोई पकड़ हो ही न सके। बिना फिसले, बिना डरे और बिना थके भोलू पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया। उसने एक नहीं बल्कि 10 चक्कर लगाए और सारी रसद ऊपर पहुंचा दी। जब सेना को हथियार मिले तो उन्होंने जोश के साथ हमला किया और युद्ध जीत लिया। युद्ध खत्म होने के बाद महल के प्रांगण में एक बड़ा उत्सव रखा गया। राजा ने बादल को नहीं बल्कि भोलू को मंच पर बुलाया। राजा ने भोलू के गले में ताजे फूलों की माला डाली और उसे राज्य का रक्षक घोषित किया। बादल, जो पास ही खड़ा था, आज ईर्ष्या से नहीं बल्कि सम्मान से भोलू को देख रहा था। बादल ने धीरे से कहा, भोलू भाई, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं मैदानों का राजा हो सकता हूं, लेकिन संघर्ष के रास्तों पर तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। तुम जो कर सकते हो वह मैं कभी नहीं कर सकता। भोलू को पहली बार महसूस हुआ कि वह कितना विशेष है। उसने आसमान की ओर देखा और एक लंबी गहरी सांस ली। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ढेचू ढेचू किया। आज उसकी यह आवाज किसी को बुरी नहीं लगी, बल्कि सबको यह विजय का संगीत लगी। भोलू अब बदल चुका था। वह आज भी दीनू धोबी के साथ कपड़े ढोता है, लेकिन अब वह उदास नहीं रहता। उसने समझ लिया है कि हर किसी का अपना एक समय होता है और अपनी एक प्रतिभा होती है। कहानी की सीख, दुनिया में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हम अक्सर दूसरों की चमक देखकर अपनी उपयोगिता को भूल जाते हैं। एक मछली को अगर आप पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत से आंकेंगे तो वह पूरी जिंदगी खुद को बेवकूफ समझेगी। ठीक उसी तरह भोलू ने जब तक घोड़ा बनने की कोशिश की वह असफल रहा, लेकिन जिस दिन उसने अपनी गधा पहचान को गर्व से स्वीकार किया वह नायक बन गया। तुलना करना बंद कीजिए। आपके पास जो है वह किसी और के पास नहीं है। अपनी क्षमताओं का सम्मान करें और याद रखें कि कठिन रास्तों पर अक्सर वही चलते हैं जो दिखावे में साधारण होते हैं।